सो गाइस, ये न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर का पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में, उनका एरिया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर तो दिख ही रहा है। अब इस फ्रंटियर के अंदर अंदर का जो एरिया है, सदर्न एरिया, वो कैप्चर किया था चोलास ने। अब हम ये देखेंगे कैसे। तो फ्रॉम उरैयूर टू थंजावर, उरैयूर एक जगह का नाम है, थंजावर एक जगह का नाम है। अब जो चोलास थे वो एक माइनर चीफली फैमिली थी उरैयूर की, और उन्होंने उरैयूर से अपनी जर्नी थंजावर तक कैसे तय करी, ये हम अभी देखेंगे। तो एक और माइनर चीफली फैमिली थी मुत्तरैयूर। ये जो मुत्तरैयूर था, ये कहाँ पे राज करते थे? ये लोग कावेरी डेल्टा में राज करते थे, लेकिन ये सबॉर्डिनेट से, यानी मुत्तरैयूर सामंताज थे पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम के, यानी वो जो मुत्तरैयूर के ओवरलॉर्ड्स थे पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। ये हमने पढ़ा मुत्तरैयूर के बारे में और कावेरी डेल्टा के बारे में। अब एक इंसान का नाम दे रखा है यहाँ पे, विजयल्ला, जो कि एक और चीफली फैमिली का मेंबर था, जो कि थी चोलास, जो कि उरैयूर में रहते थे। हम पढ़ेंगे ना उरैयूर टू थंजावर, तो यहाँ उरैयूर पे चोलास रहते थे। अब इस विजयल्ला ने, जो चोलास का था, उसने मुत्तरैयूर से लड़ाई करी अराउंड मिड 9th सेंचुरी में, और वो जीत गया और उसने थंजावर को कैप्चर कर लिया। और उसने वहाँ पे मतलब थंजावर टाउन बनाया, टेम्पल बनाया एक गॉडेस का, जिनका नाम था गॉडेस निशुम्भ सुदिनी। तो इन गॉडेस का टेम्पल बनाया। अब विजयल्ला के जो सक्सेसर्स थे, यानी आगे के चोला के रूलर्स, उन्होंने जैसे विजयल्ला ने थंजावर को कैप्चर किया, वैसे ही उन्होंने भी नेबरिंग रीजन्स को कैप्चर किया, और उनका किंगडम बढ़ता गया। अब दो और डायनास्टीज हैं, पांड्यान और पल्लव। ये साउथ टू नॉर्थ, पांड्यास और पल्लव्स के जो ये रूल करते थे साउथ नॉर्थ इसके अराउंड। तो जो विजयल्ला के सक्सेसर्स थे, उन्होंने नॉर्थ टू साउथ, पांड्यान, पल्लव सबको हरा दिया और किंगडम को बहुत बड़ा बना दिया। हमने देखा था ना पूरा साउथ इंडियन। अब राजा वन जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। ये रूलर बना था 1985 में, और इसने ऑलमोस्ट सारा सदर्न नदर्न, ऑलमोस्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर ले लिया था। इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था थंजावर और उतरैयूर और सारी सिटीज़ का, उसको भी पूरा चेंज कर दिया, यानी अपने अकॉर्डिंग कर दिया। अब राजा का सन था राजेंद्र वन। उसने क्या करा, उसने भी अपने फादर की पॉलिसीज करी। उसने गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया को कॉन्कर किया। उसने एक नेवी भी बनाई इतना सब कुछ करने के लिए। उसने भी रीऑर्गेनाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अब हम पढ़ेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो जो तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये जगहों के नाम है। तो जो तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के टेम्पल्स थे वो बहुत बड़े थे, और वो राजा वन और उनके बेटे राजेंद्र वन ने बनाए थे, और उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो अब जो चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम। तो अब जो चोला टेम्पल्स थे वो बहुत सारे लोगों को रहने की जगह थी। वो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी थे, जहाँ पे बहुत सारा काम होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, क्राफ्ट बनता है। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो अब जो टेम्पल का जो जगह थी, जिस ज़मीन पे वो टेम्पल बनाए, वो या तो राजा की ज़मीन होती थी या फिर रिच लैंड ओनर्स की ज़मीन होती थी, यानी कि जो लैंड के ओनर है। तो अब द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट्स। तो अब जो, जैसे कि मैंने बताया, क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, जो भी प्रोड्यूस होता था इस लैंड का, उसके जो, जैसे कि टेम्पल्स में जो पैसा आता है, जो लोग पैसा दान करके जाते हैं, वो सब स्पेशलिस्ट्स के मेंटेनिंग में हो जाती थी। अब वो स्पेशलिस्ट्स कौन होते थे?
जो टेम्पल के आजू बाजू रहते थे या फिर जो टेम्पल के लिए काम करते थे, जैसे कि प्रीस्ट्स यानी कि पंडित, गार्लैंड मेकर्स यानी कि जो फूलों की माला बनाते हैं, कुक्स यानी कि जो खाना बनाते हैं। उस टाइम पे मंदिर में खाना भी दिया जाता था। स्वीपर्स जो मंदिर की सफाई करते हैं, म्यूजिशियंस जो मंदिर में गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, और डांसर्स जो उन्हें इंडियन डांस फॉर्म सिखाते हैं मंदिर में। In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic and social cultural life as well. तो अब टेम्पल के आजू बाजू इतना सामान होता है वहाँ पे, फिर अब टेम्पल के आजू बाजू इतने फ़ायदे थे तो सारे लोग वहाँ पे रहने लगते थे, वहाँ पे आके रहने लगते थे, तो फिर वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट बन गया। तो इसलिए टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब मंदिर में हम क्यों जाते हैं? भगवान की पूजा करने। तो वो सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थी उस टाइम पे, वो हब भी था। इकोनॉमिक कैसे? वहाँ पे जब कोई दान करके जाता था तो वो सारा पैसे स्पेशलिस्ट को मिल जाते थे। सोशल कैसे? वहाँ पे लोग आने लगे तो वो थोड़ी चहल पहल होने लगी। और कल्चरल कैसे? वहाँ पे अब मंदिर में उस जगह का कल्चर दिखता था, तो कल्चर भी होता था। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. अब मंदिर में क्या होता था? अब मूर्तियाँ रखी हुई हैं मंदिर में, तो मूर्तियाँ ब्रोंज की बनती थी। ब्रोंज इमेजेस वो बहुत अच्छी थी। और जो चोला ब्रोंज इमेजेस हैं, चोला की जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, वो बहुत फाइन होती है, वो सबसे फाइन है पूरी दुनिया से। और जो बाकी जो इमेजेस थी वो या तो डेटीज़ यानी कि भगवान की बनती थी मूर्तियाँ, और कभी कभी तो डिवोटीज़ की भी बन जाती थी। मान लो भगवान की तो मूर्ति बनेगी ही बनेगी, और कभी कभी वो लोग जो भक्त हैं उसकी भी बना देते थे इमेज। अब हम पढ़ेंगे कि चोलास के टाइम पे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैसे होता था। अब अगर हम एक बार मैप 2 में जाके देखें तो यहाँ पे उरैयूर है, और यहाँ पे एक रिवर है कावेरी रिवर। ये रिवर बे ऑफ बंगाल में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे। अब ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये बहुत रेन की वजह से या नॉर्मली फ्लड इनमें आते रहते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और अब जब फ्लड होता है तो डिस्ट्रीब्यूटरी के आसपास जो सिल्ट होता है, क्ले होता है, फर्टाइल मटेरियल होता है, वो यहाँ साइड में छोड़ देती है। तो यहाँ पे एक फर्टाइल लैंड क्रिएट हो जाता है। और अब हमें ये भी पता है कि एग्रीकल्चर के लिए वो भी चाहिए होता है पानी। तो ये जो हमारी रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, यही हमारे लैंड को पानी दे देती है, इसलिए ये जगह एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेड है। अब जो हमें ये पता है कि जो राइस है उसे कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए सदर्न इंडिया में इस एरिया में राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब जो बहुत सारे चोलास तमिलनाडु पे मेन रूल करते थे, तो तमिलनाडु के बहुत सारे पार्ट्स में तो पहले से ही एग्रीकल्चर होता था, बट 5th and 6th सेंचुरी में एकदम लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए उन्होंने बहुत सारी काम भी करा, जैसे फॉरेस्ट है उन्हें क्लियर कर दिया, बहुत जगह लैंड को लेवल कर दिया, डेल्टा रीजन था जो डिस्ट्रीब्यूटरीज का, वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बना दिए जिससे फ्लडिंग ना हो और पूरा कल्टीवेशन ख़राब ना हो जाए, कैनाल्स बना दिए। तो उन्होंने बहुत काम किया जिससे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन ये सब अच्छा हो जाए। अब और यहाँ पे मोस्ट लैंड्स में, फर्टाइल लैंड्स में एक साल में 2 बार क्रॉप्स ग्रो होते थे। अब बहुत सारी जगहों पे ये नेसेसरी था कि जो वाटर थे उनको, जो क्रॉप्स थे उनको अच्छे से आर्टिफिशियली भी वाटर किया जाए क्योंकि रिवर कितना पानी देगी। तो अब बहुत सारे इरिगेशन के भी मेथड्स थे, जैसे वेल्स बना दिए गए, बहुत सारे टैंक्स बना दिए गए जो रेन वाटर कलेक्ट करके दे देते थे लैंड को,
और अब हमें ये भी पता है कि इरिगेशन होता है उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, लेबर यानी बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब टैंक बनाना है आपको तो कितना सामान चाहिए होगा। अब आपने टैंक बना लिया, अब उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और अब इतना सब कुछ काम कोई अकेले तो कर नहीं सकता, इसलिए जो रूलर्स थे, राजा थे, और जो पीपल रहते थे, वो सब लोग मिल के एक साथ काम करते थे, जिससे कि उनका इरिगेशन अच्छा हो। तो अब हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. तो अब मैंने बताया था कि पीजेंट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो जो पीजेंट्स थे उनके ग्रुप्स बनने लग गए, उनकी सेटलमेंट्स को उर कहा गया, और वो प्रॉस्पेरस हो गए इरिगेशन और एग्रीकल्चर की वजह से। तो अब जब ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, जब इस टाइप के विलेजेस के ग्रुप्स फॉर्म होने लगे, लार्जर यूनिट्स और ज़्यादा बड़ी यूनिट फॉर्म करने लगे, तो उसको नाडू कहा गया। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. तो उन्होंने क्या किया? विलेज काउंसिल के साथ और नाडू, उन्होंने विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए, जैसे कि जस्टिस दिलाई और कलेक्ट किया टैक्सेस को। Rich peasants of the Vellala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. तो अब जो रिच पीजेंट्स थे वेल्लाला कास्ट के, उन्हें इन नाडू के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कहा गया, और वो भी सुपरवाइज होते थे चोला गवर्नमेंट के से। तो अब चोला किंग्स ने क्या किया? इन रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स दे दिए मुवेंदवलन, जिसका मतलब होता है अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और अरायर यानी कि चीफ। और इन ये जो नाम होते थे, ये रिस्पेक्ट शो करने के लिए होते थे, और ये दिखाने के लिए होता था कि वो किंग से ट्रस्टेड है, कि किंग उन्हें ट्रस्ट करता है, और उन्हें इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस दिए जाते थे सेंटर के स्टेट में। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadeya. As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. तो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, और लैंड ग्रांट्स को ब्रह्मदेया भी कहा जाता है। तो इसी की वजह से बहुत सारे ब्राह्मण कावेरी वैली में सेटल हो गए, कावेरी वैली के आसपास सेटल हो गए, और साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में। ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो हर एक ब्रह्मदेया कुछ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की असेंबली, जिसको सभा कहा जाता है, वो ब्रह्मदेया के बारे में देखती थी। These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. तो अब जो इनके डिसीजंस थे, तो अब जो इन ब्राह्मण के डिसीजंस थे, वो एकदम डिटेल में रिकॉर्ड होते थे इंस्क्रिप्शंस में और स्टोन वॉल्स पे ऑफ टेम्पल्स। Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. तो अब जो ट्रेडर्स थे उनकी भी एक एसोसिएशन, तो ट्रेडर्स की एसोसिएशन को नागाराम्स कहा गया, और वो भी कभी कभी टाउन की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में हेल्प करते थे। Inscriptions from Uttaramerur in Chingalpur district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. तो उत्तरामेरूर जो चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, उसकी इंस्क्रिप्शंस हमें बताती है कि किस तरह सभा ऑर्गेनाइज्ड थी, सभा किस तरह काम करती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। उनके पास अलग अलग कमिटीज़ थी सभा में, कि
इरिगेशन वर्क कौन संभालेगा, गार्डन वर्क कौन संभालेगा और टेम्पल्स वर्क कौन संभालेगा. Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो अब जो लोग एलिजिबल थे, जो कर सकते थे, जिनके पास एबिलिटी थी कमेटी का मेंबर बनने के लिए, उन सब के नाम एक स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ. तो पाम लीफ की एक स्मॉल टिकट होती थी, उस पे उन सब का नाम लिखा जाता था और वो टिकट्स फोल्ड होके चिट्स की तरह एक अर्दनवेयर पॉट में डाल दी जाती थी. और फिर एक छोटा बच्चा आता था और उसमें से टिकट्स उठाता था कि कौन किस कमेटी का मेंबर बनेगा. अब हम पढ़ेंगे चोला इंस्क्रिप्शंस में मेंशन टाइप्स ऑफ लैंड्स. फर्स्ट लैंड है वेलन वगाई. ये जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते थे उन्हें दिया जाता था. सेकंड है ब्रह्मदया. ये प्रशस्तिज लिखने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था. फिर है शाला भोगा. अब जैसे विद्यालय होते थे, गुरुकुल होते थे या स्कूल होते थे, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिया जाता था. फिर है देवदाना. ये जो टेम्पल्स की मेंटेनेंस के लिए या टेम्पल्स बनाने के लिए जो लैंड दिया जाता था उसे कहते थे देवदाना. फिर है पलिश्चंदम. ये लैंड जो जैन इंस्टीट्यूशंस होते थे उस टाइम पे उनको डोनेट किया जाता था, जिससे कि वो अच्छे से मेंटेनेंस उनकी हो सके, उनका काम हो सके. अब हमारे पास ये बॉक्स है इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट्स. अब हमने ये तो पढ़ा सभा का रोल एंड ऑल ऑफ दैट, बट अब सभा का मेंबर कैसे बना जाए. तो सभा का मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती थी. अब हम देखते हैं कौन सी कंडीशंस होती हैं. तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो मेंबर था उसके पास अपना खुद का लैंड होना चाहिए जिससे लैंड रेवेन्यू जनरेट होती हो, यानी उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन का टैक्स भी वो भरता हो, ऐसी ज़मीन होनी चाहिए. अब उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, यानी वो दूसरों के घर में रेंट पे नहीं रहता. उसकी एक प्रॉपर एज होनी चाहिए 35 to 70 ईयर्स. उससे बड़ा या उससे छोटा बंदा नहीं चलेगा. उसको जो वेदास हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. वेद्स हैं हमारे 4. अब उसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं सभा के वो भी पता होने चाहिए और वो एक ऑनेस्ट और लॉयल बंदा होना चाहिए. अब इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी, मतलब कोई भी कमिटी का मेंबर वो लास्ट 3 ईयर्स से है तो वो दूसरी कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता. और ये भी एक रूल है कि जितने भी टैक्सेस और अकाउंट्स हैं वो उसके भी और उसके रिलेटिव्स के भी सबमिटेड होने चाहिए, वरना नहीं हो सकता उसका सिलेक्शन. ये एक पावरफुल किंग के बारे में लिखा है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा एंड आपका हो जाएगा. China under the Tang Dynasty. In China, an empire was established under the Tang Dynasty, which remained in power for about 300 years, from the 7th to the 10th centuries. तो चाइना में एक एम्पायर है टैंग डायनासिटी. वो पावर में रहा था 300 ईयर्स के लिए, 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के तक. उसकी कैपिटल है जियान. उस एम्पायर की कैपिटल है जियान और वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट सिटीज़ है वो. और उसे टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज़ और कोरियंस ने विज़िट किया है. द टैंग एम्पायर वॉज administrated by bureaucracy recruited through an examination. तो उसका जो एम्पायर था वो ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड से एडमिनिस्ट्रेट हुआ था एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, और वो एग्ज़ामिनेशन सबके लिए ओपन था जो उसको अटेम्प्ट करना चाहते थे. दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911. तो ये जो सिस्टम था एग्ज़ामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट करना ऑफिशियल्स को, वो 1911 तक रहा था, बट उसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे.
So guys, with this we come to the end of the chapter New Kings and Kingdoms. And do subscribe and hit the bell icon so that you will be notified every time we are online. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जिससे कि इस वीडियो के जो बेनिफिट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें. सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर साइट पे वायरल कर दो यार वीडियो को. तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय. sorry, if you have any doubts then comment below. and अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो you can email us. otherwise we have already we have highlighted the text which was important. Just learn that and you are done. So best of luck for your exams.